हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का होता है। 7 क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन होता है मैप का जो कि कंपलसरी रहेगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पर 4 और प्लस एक मैप का, तो 5 क्वेश्चंस हो गए और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो ये पूरा सेक्शन 20 मार्क्स का हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वास्तु शास्त्र इन एशियंट इंडिया। सो देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। और वास्तु शास्त्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। वास्तु शास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आज पूरी दुनिया वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल करती है। फिर ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। तो इन सब के नाम याद रखना है, 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि घर का कंस्ट्रक्शन, टेम्पल, पैलेस, ड्वेलिंग यानी कि घर, फिर अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन जहां पर हथियार रखे जाते हैं, एंड द टाउन प्लानिंग। ये सब किस हिसाब से होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र में है। देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहद संहिता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस। अब दोबारा से साइंस को कौन लेकर आया, तो राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। अगेन 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि हु इज नोन एज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, तो विश्वकर्मा। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शन। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, किस जगह पर कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, शेप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में और किस तरीके से होनी चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में है। एज द टाइम पासेस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल। जैसे जैसे टाइम जाता है तो वास्तुशास्त्र में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन आज ये जो साइंस है वो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि इंडिया हैज ओवर 705 ट्राइब्स विच मेक अप 6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 6% जो ट्राइब्स है वो इंडिया में रहती हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिया में जितने टाइप्स के रिलीजन मिलेंगे, इतने रिलीजन एक साथ किसी भी दूसरी कंट्री में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो हिस्ट्री है टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की। फिर इंडियन कल्चर इज एन अमेलमेगेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। अमेलमेगेशन यानी कि मिक्सचर है, स्पिरिचुअलिटी भी है और मटेरियलिज्म भी है। इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, और वहां का जो टाउन प्लानिंग थी वो भी हमने देखा कि बेस्ट थी इन द वर्ल्ड। फिर इंडिया हैज मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। तो ये सारे इंडियन कल्चर के फीचर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट कंट्रीज टू द वर्ल्ड क्लोजर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। दुनिया बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। Cooperation among all nations has increased, hence new attitude has developed. Cooperation यानी कि अब import export हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, तो हर एक कंट्री साथ मिलकर रहना चाह रही है। Countries have become oriented towards peaceful existence, ठीक है, and world peace. The great sages of our ancient India have made outstanding contribution in the field of, ये सब साइंस की फील्ड है, जैसे मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, अगेन सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और फिजिक्स। It is a matter of great pride for us that ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. तो ancient India की जो साइंस की नॉलेज है वो आज पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is there more inclination for organic farming, और दूसरा state the necessary favorable condition for coffee crop। पहले ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Coffee is a red over slopes of mountains in the shades of larger trees in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves। अब coffee leaves को पहले तो जो स्लोपी माउंटेन एरिया लैंड होता है ना, स्लोपी लैंड, वहां पे कल्टीवेट किया जाता है और इसको शेड के अंडर कल्टीवेट किया जाता है ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े। The coffee crop needs
150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड स्लोपी माउंटेन लैंड, ताकि पानी जो है वो आसानी से चला जाए। अगर पानी रहेगा तो फिर कॉफी खराब हो सकती है। कॉफी इज ग्रोन इन अबेंडेंस इन सबसे ज्यादा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। उसमें भी जो कूर्ग है कर्नाटका का, वो फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। फिर कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज यूज्ड एज अ ड्रिंक। तो कॉफी की जो सीड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके, ग्राइंड करके फिर कॉफी ड्रिंक बनाई जाती है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्यों लोग इतना झुकते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? द रेट एट विच केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दीज केमिकल्स इज ऑल्सो फेल्ड। यानी कि जिस तरीके से आज एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसका असर भी हमको एनवायरमेंट और ह्यूमन लाइफ दोनों में देखने को मिल रहा है। Due to presence of these chemicals and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely environment को भी और hygiene of the people. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारी केमिकल चीजें नहीं होती हैं। फिर फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप क्या यूज करते हैं? ये डंग हो गया, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर यूज। फिर काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट और बटर मिल्क को यूज किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि एज इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो केमिकल की जरूरत ही नहीं है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं, उनका स्वाद जो है वो अलग ही पता चल जाता है। ठीक है, वो ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। देयर आर मिनरल, विटामिन एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दीज क्रॉप्स। इस वजह से लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा है यूजेस ऑफ मेज। तो पहले यूजेस ऑफ मेज देख लेते हैं। Maize is a kharif crop. It is grown more in hilly areas and it is a staple food of the people. तो hilly areas का जो staple food है यानी कि routine food वो कौन सा है? Maize है। Maize contain starch, oil protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial production. फिर slopy, black, hard, rocky and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. यानी कि अगर ज़्यादा तेज पानी आएगा तो फिर ये क्रॉप खराब हो सकती है। Gentle flow होना चाहिए पानी का। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फोडर, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल। एनिमल फोडर यानी कि जो भी इसका वेस्ट बचता है वो एनिमल फोडर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 17%, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट नहीं आ पाया है। Paddy, wheat, oil seeds, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. are major agriculture products of India, जिनको हम अच्छे से एक्सपोर्ट भी करते हैं। Much foreign exchange is earned from their export, और India ranks second in the world in agrarian production. First is China. इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल, इन सब के जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो सब कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं। फूड प्रोसेसिंग गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली, और फिर एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल के अंडर जो रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो पीपल हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, वो लोग जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। दूसरा, दे सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, रहने की ढंग की जगह नहीं है, इसलिए स्लम एरियाज में रहते हैं।
दे आर फोर्स टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज, तो शैबी यानी कि डर्टी और स्लम एरियाज में उनको रहना पड़ता है। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम, एक बेसिक नीड को पूरा, एक पर्सन की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जितनी इनकम चाहिए होती है उससे भी कम इनकी इनकम होती है। फिर उनका लाइफ स्पेन भी कैसा होता है, जो अपना नेशनल एवरेज लाइफ स्पेन है उससे कम होता है। जनरली दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड की कमी की वजह से काफी सारी बीमारियां भी होती हैं। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज व्हेन दे आर सपोज टू स्टडी, जिस एज में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस एज में वो कमाने चले जाते हैं, ठीक है ना, लेबर वर्क ज्यादातर यहीं से आता है। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशियस फूड की कमी है, डिसीजेज है, लेकिन डिसीजेज को ट्रीट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, suggest the measures to reduce unemployment in India. So following are the measures. पहला क्या है, new field should be open for fast and balanced economic development along with development in agriculture sector, small and household industry, cottage industries. अब अपने को पता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही आगे ध्यान दिया गया है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से रूरल में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि न्यू फील्ड शुड बी ओपन, किसके लिए, इन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ताकि रूरल एरियाज में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ही यूज करते रहेंगे, यानी कि जहां पर लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों का काम मशीन कर रही है, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगा। इसलिए ऐसे यूनिट डेवलप करने हैं जो लेबर का इस्तेमाल करे ज्यादा फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर हम लेबर का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। To bring new land under cultivation, arranging water and electricity for every field, small and big irrigation scheme, फिर डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनाल, ट्यूबवेल्स, एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, प्रोग्राम ऑफ एफॉरेस्टेशन। फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो देखो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सब विलेज एरिया में प्रोवाइड कर देना, और उसके अलावा जो उनका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं, जब उनको फील्ड में इतना काम नहीं होता तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेकर इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज किस पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एनकरेजमेंट, अडॉप्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन। अब विलेज एरियाज में इतने एफर्ट्स देने का मतलब यही है ताकि वो अपने विलेज को छोड़कर शहर ना आए। क्या होता है कि सब लोग क्या कहते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन फॉर इन सर्च ऑफ जॉब या इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर क्या होता है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है। तो अगर उनको गांव में ही सारी फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले तो फिर वो माइग्रेट नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़े लिखे हैं पर काम नहीं मिल रहा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, स्किल शुड बी डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, उनको प्रैक्टिकल चीजें सिखाना, स्किल सिखाना, ताकि वो अपने लिए कुछ कर पाए। सच टाइप ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल एजुकेशन, देखो बिजनेस ओरिएंटेड, अगर उनकी स्किल्स पे काम करा जाएगा तो वो अपने लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर टेक्निकल एजुकेशन उनको देना, शुड बी अडॉप्टेड विच प्रोड्यूस स्किल आर्टिसंस। अगर स्किल्ड होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ पढ़े लिखे होने से सब नहीं होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज सब कुछ नहीं होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ओके। Then Labour Ministry of Indian Government and State Government have implemented ambitious program जैसे कि Make in India। अगर हम जो चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और दूसरा हमारा जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। स्किल इंडिया यानी कि इंडिया के एजुकेटेड यूथ को स्किल बनाना। डिजिटल इंडिया, सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। टू एनहेंस नॉलेज एंड वर्क कैपेसिटी ऑफ यूथ अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जो यूथ का डेवलपमेंट है वो भी इसका टारगेट होना चाहिए, तभी जाके हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम
कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एसेट्रा, मैनी न्यू कोर्सेज। अब आज साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना तो चलेगा नहीं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, जितने भी नए नए कोर्सेज हैं, उनको स्टार्ट किया गया है टू प्रोवाइड स्किल्ड आर्टिसंस, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन प्रोड्यूस हो सकते हैं जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल कोऑपरेशन टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। अगर सबके सब जॉब सीकर हो जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि लेबर का डिमांड इतना नहीं है जितना सप्लाई है, तो सबको एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं सकता। इसलिए जॉब सीकर नहीं, जॉब मेकर बनना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने की यहाँ बात की जा रही है। इन ऑर्डर टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, काफी सारे प्रोग्राम्स जैसे कि स्टार्टअप इंडिया। अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है तो वो भी गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रही है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर वर्क एज अ चेन बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड द ओनर्स हु वर इन सर्च ऑफ सच यूथ हु वर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेबर्स, वर्कर्स और एजुकेटेड, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। दीज सेंटर्स प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थ्रू मैगजीन्स लाइक रोजगार करकिदी। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर ब्रिज का काम करते हैं, किनके बीच, एक वो जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और दूसरे वो जिनको लोग चाहिए, ठीक है। तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के बीच में जो गैप है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स पूरा करते हैं और ये अपनी मैगजीन में पब्लिश करते हैं। मैगजीन का नाम क्या है, रोजगार करकिदी, कि कहाँ कहाँ पर हमको लोगों की जरूरत है। फिर यहाँ पे हर टाइप के लोग आ जाते हैं, एजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, जैसे भी लेबर की रिक्वायरमेंट है ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैप फिल करते हैं एम्प्लॉयमेंट सीकर और ओनर के बीच। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्पेशल फैसिलिटीज फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट। वैसे डिसेबल्ड वर्ड से बेटर क्या है, डिफरेंटली एबल्ड। क्लियर। तो डिसेबल यानी या डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो भी स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं वो कौन कौन सी है, द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये सारी है। सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पशन फ्रॉम एग्जाम फीस, रिलैक्सेशन इन सब्जेक्ट चॉइस, एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ती है, सब्जेक्ट चॉइस में भी उनको रिलैक्सेशन है। फिर फिगर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को। लिंग्विस्टिक स्पेलिंग, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको भी नेग्लेक्ट किया जाता है। 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं 3 घंटे के पेपर में। फिर एक राइटर भी प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम स्क्राइबर भी बोलते हैं, अगर उनको वो नहीं लिखे, वो सिर्फ डिक्टेट करे, बाकी उनको एक राइटर भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर एटलीस्ट 20 मार्क्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि 20% इनके पासिंग मार्क्स होते हैं। वैसे तो 33% होते हैं पर इनके लिए 20% है। सिटिंग अरेंजमेंट ग्राउंड फ्लोर में ही रहता है ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। डिफरेंटली एबल एग्जामिनर्स आर अलाउड टू यूज अप्रोप्रिएट फर्नीचर एंड स्पेसिफिक इक्विपमेंट फैसिलिटीज। उनको जिस हिसाब का फर्नीचर चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड इन ब्रेल। ब्रेल क्या होता है, जहाँ पे वो टच करके समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, तो क्वेश्चन पेपर उनका ब्रेल में होता है। इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 5% seats are reserved for disabled as well as 5 years relaxation in upper age limit for admission। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 5% सीट्स जो होती है वो डिफरेंटली एबल के लिए रिजर्व रहती हैं और उनको एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है यहाँ पे, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर एडमिशन की लिमिट 5 इयर्स है, ठीक है, तो उनके लिए 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 इयर्स। तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है और रिजर्वेशन भी है उनका। क्लियर हुआ। अब इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, वो मैप का है, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। सारे गाला पेपर के मैप्स फ्रॉम 2 to 6 उस एक वीडियो में है, ठीक है। वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ओके, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।